नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कथ्य और तथ्य के बीच गढ़े हुए सत्य को खोजा जा रहा है। मोदी योगी की सरकार की नजर में ये गौरव की खोज है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नजर में ये गड़े मुर्दे को उखाड़ना है। मोदी योगी विरोधी की नजर में ये खुदाई का वो रास्ता है जो एक दिन सत्ता को, समाज को खोद कर रख देगा। जबकि राइट विंग की नजर में ये उस गौरव गाथा को ढूंढने जैसा है जिसे ना सिर्फ इतिहास के पन्नों में बल्कि मिट्टी में भी दबा दिया गया। संभल से रिपोर्ट ये है कि मिट्टी के परतें जैसे जैसे हटाई जा रही हैं, हिंदुत्व का गौरव एक के बाद एक मिलते जा रहे हैं। दर्शकों, संभल की जमीन के नीचे से हिंदुत्व का गौरव निकल रहा या पिछली सरकारों में जो इस गौरव पर मिट्टी डालने का पाप किया गया वो निकल रहा है, ये बहस का विषय है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि 19 कूप कहे गए थे, 19 के 19 कूप मिल गए। मंदिर के छिपा लेने की बात थी, खोजबीन में 2 मंदिर मिल चुके हैं, दर्जन भर के करीब मूर्तियां मिली हैं और एक बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। एक सैकड़ों साल पुरानी सुरंग है जिसका रास्ता एक मंदिर तक जाता है, उसकी भी खुदाई जारी है। इतना कुछ सिर्फ संभल में ही मिला। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली प्राचीन बावड़ी में आज दूसरे दिन भी खुदाई जारी रही। अब जैसे जैसे सबूत के साथ मंदिर और सनातन की पुरानी धरोहरें मिल रही हैं, वैसे वैसे इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। बहस इस बात पर हो रही है कि संभल मॉडल आगे कहां तक जाएगा। क्या संभल अब सनातन का नया एपिसेंटर बन रहा है? क्योंकि ना सिर्फ मोदी योगी विरोधी बल्कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि ऐसी खुदाई पर सोच विचार की जरूरत है। लेकिन अयोध्या आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक में अहम गवाह और मुख्य किरदारों में शामिल जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बिल्कुल नई लाइन ले ली है। स्वामी रामदेव ने भी बड़ी बात कही है। मतलब संभल मॉडल पर बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। किसने क्या कहा वो आगे बताऊंगी, लेकिन आज अखिलेश यादव ने सीधे मोहन भागवत से गुहार लगाई। योगी को रोकने के लिए भागवत से एक फोन करने की गुहार है ये, क्योंकि बात सिर्फ संभल तक नहीं, उसके आगे अलीगढ़, बदायूं, बनारस, हर तरफ पौराणिक मंदिर मिल रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि संभल मॉडल क्या मोदी योगी के युग में हिंदुत्व का न्यू मॉडल बनेगा? संभल मॉडल आगे कहां तक जाएगा या भागवत की एंट्री के बाद थम जाएगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। संभल पर बहस दो तरफा हो रही है। एक बहस वो है जो राजनीतिक दलों के बीच है, जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ओवैसी जी की पार्टी है। मतलब एक तरफ मोदी योगी है, दूसरी तरफ मोदी योगी विरोधी है। लेकिन एक दूसरी बहस भी संभल पर चल निकली है। उसमें एक तरफ मोहन भागवत है, दूसरी तरफ रामभद्राचार्य और स्वामी रामदेव है। मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के बाद से कई लोग नए मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, लेकिन ये स्वीकार्य नहीं। अब भागवत के इस बयान पर तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य और योग गुरु स्वामी रामदेव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। उनका बयान अदूरदर्शी, मैं कह रहा हूँ अदूरदर्शी। वो मेरे मित्र भी हैं, मुझसे अवस्था में 6 महीने छोटे भी हैं, पर उनका बयान अदूरदर्शी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई हिंदू नहीं बनना चाहता। अब हिंदू अपनी अपनी बात तो कहेगा ही कहेगा। सब 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 सभी संघ से शासित थोड़े होंगे। संघ पर हमारा शासन होना चाहिए। संघ को कौन होता हमारा, हम पर शासन करने वाला? जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि
जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि बहस दो तरफा शुरू हो गई है। संभल का मुद्दा हर दूसरे दिन और बड़ा होता जा रहा है और मोदी योगी विरोधियों के लिए ये सांप्रदायिक ताकतों की तरफ से सत्ता की ताकत का प्रदर्शन है। लेकिन सांप्रदायिक ताकतें कौन हैं? कौन इन्हें शह दे रहा है? दर्शकों, सांप्रदायिक ताकतों को किसी कीमत पर शह नहीं मिलनी चाहिए, ये मैं भी मानती हूं। लेकिन साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहती हूं कि तुष्टीकरण को भी किसी कीमत पर शह नहीं मिलनी चाहिए। पर दिक्कत तब होती है जब कोर्ट के आदेश के बाद भी सर्वे हो, चाहे वो संभल में हो या काशी में हो या किसी और जगह पर हो, तो ऐसे आदेश पालकों पर पत्थर चलाने वालों को डिफेंड करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात करने भर से सांप्रदायिक ताकत जैसे पर्यायवाची ढूंढने की कोशिश नजर आती है। मैं आपको एक ताजा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। वायनाड, जहां पहले राहुल गांधी जी जीते थे, बाद में वहीं से सीट छोड़कर अमेठी के सांसद बने। फिर उनकी तरफ से सीट खाली होने पर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से जीती। उस जीत को लेकर सीपीएम यानी कम्युनिस्टों ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിച്ചില്ലേ? ആരുടെ പിന്തുണയില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലെത്തിയത്? ആരുടെ പിന്തുണയില്ല? മുസ്ലിം വർഗീയ ചേരിയുടെ ദൃഢമായ പിന്തുണയില്ലെങ്കിൽ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടുന്ന് ഡൽഹിക്ക് എത്തുമോ? ए विजय राघवन सीपीएम पोलिट ब्यूरो के सदस्य हैं और सबसे बड़ी बात, केंद्र के विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के साथी हैं। आरोप सीधा लगाया है और आरोप बहुत बड़ा है कि राहुल प्रियंका को अपनी जीत के लिए सांप्रदायिक ताकतों से भी समर्थन लेने में गुरेज नहीं है। अगर लेफ्ट नेता की बात में जरा भी सच्चाई है तो इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो नई करीबियां हैं उसके बारे में बोल रहे थे। लेकिन इस पर सन्नाटा है और जैसे ही बात दूसरी तरफ की होती है तो दुहाई ऐसे दी जाती है मानो सामने वाला धर्म कांटा लेकर खड़ा हो। संभल में सर्वे को लेकर हुए गोली कांड पर सवाल तक तो ठीक है, लेकिन पत्थर बरसाने पर चुप्पी को क्या कहेंगे आप? जांच रिपोर्ट से पहले गोली चलने का ठीकरा पुलिस पर फोड़ देने को क्या कहेंगे आप? दर्शकों, ये सच है कि राज सत्ता चाहे किसी की हो, उसका अपना धर्म होता है। लेकिन इस देश में एक रिवाज बन गया है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला जाए। दशकों तक ये खेल खेला जाता रहा है। फर्क ये है कि मोदी योगी के समय में इस खेल को और इस खेल का नियम भी बदल गया है। दर्द और तकलीफ सब यहीं आकर टिकी हुई है। सुनिए अखिलेश यादव जी को, जो अपने विधायक सुरेश यादव को सो कॉल्ड हिंदू आतंकवाद वाले बयान पर क्या जवाब दे रहे हैं और संभल में खुदाई पर क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू आतंकवादी संगठन कहा है, उसको किस तरीके से? जो लोग नफरत फैलाएं, फेक एनकाउंटर करें, कानून से न चलें, अगर इसके अलावा कोई और शब्द हो तो बताओ, वो भी कहा जाए। देखिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैंने पहले भी कहा है, अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे ये। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल पब्लिक का है, संभल की खुदाई में सबूत पर सबूत मिल रहे हैं, मोदी योगी विरोधी इतने परेशान क्यों हैं? संभल मॉडल हिंदुत्व की नई लेबोरेटरी या मोहन भागवत की चलेगी? राहुल प्रियंका पर सांप्रदायिक ताकतों के समर्थन के आरोप में कितनी सच्चाई है और इस पर उनके साथी चुप क्यों हैं?
आज यही सवाल पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ आज यहां स्टूडियो में तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस के सपोर्टर, जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव वामपंथियों के सपोर्टर हैं, हमारे साथ इस शो में है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अनुराग भदौरिया जी को, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अनुराग भदौरिया जी, सुरंगें तो मिल ही रही हैं। जी नमस्कार। सुरंगों में आप कह रहे हैं कि सर संचालक मोहन भागवत जी की जो संगठन है वो बीजेपी के लिए काम करता है, लेकिन एक फोन चला जाता तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक दूसरे को टेररिस्ट कहना, एक दूसरे को खोदने वाला बताना, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तथ्य सामने नहीं आ रहे? तथ्यों पर आप कुछ नहीं कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे कि 19 कूपों की बात हुई थी और 19 कूप निकल कर आ गए, 2 मंदिर निकल कर आ गए, बिजली चोरी पर तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, सच से कौन मुंह मोड़ सकता है? सच से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मुंह मोड़ रही है, वो सच का सामना नहीं करना चाहती है। 2024 में लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से जनता ने बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराया है, तो भारतीय जनता पार्टी खिसिया गई है। अब खिसिया के क्या कर रही है? उसे पता है कि विकास के मुद्दे पे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकती। अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति का सहारा ले रही है। धर्म आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। यहाँ इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, 4 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, तब क्यों नहीं खोदा? तब क्यों नहीं पता लगाया? आज अचानक संभल में दंगा होने के बाद, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी की वजह से वहां पे दंगा हुआ, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब खुदाई शुरू कर दी। कभी यहां खोद रहे हैं, कभी वहां खोद रहे हैं। अरे मस्जिदों में जा जाके वो मंदिर खोदने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्रभु तो कणकण में है। प्रभु पूरा विश्व यहाँ पे वैक्सीन खोज ली, कैंसर की वैक्सीन खोज रहा है, रिसर्च कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? रिसर्च। हम मस्जिद में जाके मंदिर खोज रहे हैं। अरे मंदिर में जाके मंदिर को खोजिए ना, मंदिर में जाके भगवान को खोजिए, तभी तो आपको भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया अयोध्या से। तभी भगवान ने अपना आशीर्वाद आपके ऊपर से खींच लिया। अयोध्या आप हार गए, क्योंकि प्रभु राम के आप आचरण को नहीं अपना रहे हैं। उनके व्यवहार आचरण, जो उनके जो थ्योरी होती है, उसको तो अपना रहे हो। अगर प्रभु के व्यवहार और आचरण को अपनाते तो आपको हार का सामना नहीं करना पड़ता। आप जो धर्म हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। इसीलिए हमने कहा मोहन भागवत जी कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनकी बात सुनती क्यों नहीं है? इसके मतलब कहने भर के लिए कह देंगे। अगर सच में कहना चाहते हैं तो थोड़ा जोर से बोले ना, जोर से बोले, आवाज पहुंचे कान तक। तब तो उनके वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी कान तक पहुंचे, नहीं पहुंचती है तो फोन के माध्यम से पहुंचाएं, कि सिर्फ बोलने से कि बोल दिया बस हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। समाज ये संविधान ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बाबा साहब के अपमान करने से नहीं चलेगा, संविधान का अपमान करने से नहीं चलेगा। ये चलेगा संविधान और न्यायपालिका से। आप संविधान को नहीं मानते क्या? अगर संविधान को मानते हैं तो इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, बिल्कुल सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन मुझे तथ्यों, ये शो तथ्यों का शो है, ये शो तथ्यों का शो है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आपकी ब्रेक गुम हो गई हो तो मैं दिखवा दूं आपको, ब्रेक है आपकी गाड़ी में। अगर तथ्यों का शो है तो तथ्यों में मैं पूछना चाहती हूं, मुझे एक मस्जिद ऐसी गिनवा दीजिए जहां खुदाई हुई है। एक मस्जिद गिनवा दीजिए जहां खुदाई हुई है। मैं आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पर रखूंगी। मुझे तथ्यों में बता दीजिए कौन सा मस्जिद है जहां खुदाई करके मंदिर ढूंढने की कोशिश हो रही है। एक बता दीजिए, एक। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? उसी पर सवाल। मस्जिद में मंदिर खोदने की कोशिश कर रहे हैं, खोदने की नहीं, खोजने की। आप शब्दों को सुनिए, थोड़ा हिंदी आपकी कमजोर है, मैं मानता हूं, क्योंकि आप इंग्लिश ज्यादा अच्छा जानती हैं। मैंने कहा मस्जिद में मंदिर खोजने की कोशिश हो रही है। अच्छा। अगर मंदिर के अंदर जाए ना, प्रभु मंदिर में है, वहां प्रभु मिलेंगे आपको। वहां क्यों नहीं जाते प्रभु को खोजने के लिए? कोशिश में ही में आप इतने असहज हो रहे हैं जब कोशिश की बात हो रही है। वैसे खोदने खोजने के बीच में आप कितने कंफ्यूज्ड हैं वो देश की जनता जानती है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, इतना वो जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले हैं अनुराग भदौरिया, बहुत से सवाल पूछे, सब सवालों का जवाब दे दीजिए।
मैं एक एक करके सब सवालों के जवाब देता हूं। बात तथ्यों की होनी चाहिए। मुझे लगता है शायद अनुराग भदौरिया के पास ये जानकारी नहीं है तो अपडेट कर लें। इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मस्जिद है, तकरीबन 6 लाख मस्जिदें हैं। इन 6 लाख मस्जिदों को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं हो रहे हैं और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, तथ्यपूर्ण है कि अगर कहीं खुदाई से कोई तथ्य निकल कर आ रहे हैं तो उसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया भर में खुदाई होती है, दुनिया भर में अपने ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेषों को खोद करके निकाले जाते हैं और उस पर उनका समाज यह गर्व करता है कि हमारी ये प्राचीन सभ्यता है, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए ये तथ्य निकल कर क्या है। संग्रहालय में उनको रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है और उनको बाकायदा टिकट लगा करके म्यूजियम में देखा भी जाता है। लेकिन न जाने क्यों संभल से निकल रहे, प्रागैतिहासिक संभल से निकल रहे हमारे ऐतिहासिक धरोहरों से न जाने क्यों अनुराग भदौरिया की पार्टी को पीड़ा हो रही है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि बावड़ी कोई निकल आएगी, कोई पुरातात्विक अवशेष निकल कर आ जाएंगे। और मैं पूछ रहा हूं, वर्ष 2013 में उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में शोभन सरकार ने यह भविष्यवाणी की थी कि 1000 टन सोना दबा हुआ है। यूपीए की सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार ने 1 महीने से ज्यादा समय तक खुदाई कराई थी। क्यों खुदाई कराई थी? तब उस खुदाई को लेकर के आपके मन में सवाल क्यों नहीं थे? आखिरकार खुदाई करना तो सरकार का एक सामान्य दायित्व है। अगर कहीं पर किसी भी बारे में कोई जानकारी मिलती है तो सरकार खुदाई करा सकती है। इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखने लगते हैं? आपको सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता हुआ क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि आप डरते हैं। आप जानते हैं कि कहीं खुदाई से कोई वो वाला पन्ना निकल आया जिस पन्ने में कहीं मजहबी तुष्टीकरण की हमारी जो थ्योरी है वो प्रभावित न हो जाए, इसलिए आप खुदाई से डरते हैं। और मैं कह रहा हूं, आपको खुदा पर यकीन है ना, तो खुदाई से डरिए नहीं। खुदाई से तो सत्य ही निकल कर आएगा और सत्य तो सुंदर होता है ना। सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य में वो जयते होगा, सत्य की तो जय होगी। लेकिन आपको आपका जो असत्य का मुलम्बा है ना वो उतर जाएगा, इसलिए आपको इससे डर लगता है। लेकिन डरिए मत, सत्य निकल करके आएगा। सत्य तो स्वयं उद्घाटित होकर के सामने आ जाएगा, सत्य प्रकट होकर सामने आ जाएगा। और यह भी दिख जाएगा कि कैसे संभल में दशकों तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने कैसे वहां हिंदुओं को पलायन पर मजबूर किया और हिंदू कैसे वहां रहने वाले निवासी बता रहे हैं और पब्लिक भी पूछ रही है। पब्लिक के सवाल हैं और भदौरिया जी आप ही के लिए हैं। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है कि सनातन से जुड़ी चीजें मिली तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, और अगर खुदाई में मस्जिद या कोई गैर हिंदू स्मारक मिलता है तब क्या विपक्ष यही बोलेगा? हाँ या ना में भदौरिया जी स्पष्ट जवाब दें। अब स्पष्ट जवाब जनता ने मांगा है, जरूर स्पष्ट जवाब देता हूं। मैं तो कहता हूं चलिए हम स्पष्ट बोला हूं, मैं कह रहा हूं चलिए हम आपके साथ मिलकर खुदाई करते हैं, खोद के मिट्टी निकाल के नफरत को वहां गाड़ देते हैं, मिट्टी से भर देते हैं और नफरत हमेशा के लिए गड़ जाए, कभी बाहर ना आए। अरे भाई ये हिंदुस्तान है, यह नफरत खोदते हो क्या? खोद के नफरत निकालते हो क्या? भाईचारा खत्म करने के लिए, सौहार्द वातावरण खत्म करने के लिए? अरे हम सब मिलजुल के रहते हैं। इस देश को बनाने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सभी हैं। देश की आजादी में सबने कुर्बानी दी है, कुर्बान करके देश बनाया है। और ये इतना सुंदर देश है जहां पे पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है, क्योंकि हम विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है। क्योंकि लोग जानते हैं यहां विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न वेशभूषाओं के लोग रहते हैं और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान एक रहता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई तब से वो अनेकता वाला शब्द खत्म करना चाहते हैं क्या? सिर्फ एक कहां खत्म हुआ? कहां खत्म हुआ? भदौरिया जी सीपीएम वाले आपके पार्टनर हैं कि नहीं? सीपीएम वाले आपके पार्टनर हैं कि नहीं? वो राहुल गांधी जी की पार्टी को कह रहे हैं कि सांप्रदायिक वो हैं। अब उस पर कुछ आपके पास है कहने को, या मैं तहसीन पूनावाला जी से ही जवाब ले लूं? आप सीपीएम आपकी पार्टनर है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? ओ सुनाई नहीं दे रहा जवाब मुझसे। हाँ जी आप ही से, हाँ या ना में, सिर्फ हाँ या ना। देखिए मैंने आपको बता दिया, इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन राष्ट्र को बचाने के लिए एक है। इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता हैं, सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। जरा पॉलिट ब्यूरो मेंबर ए राघवन जी से बात कर लीजिए, आपके पास नंबर ना हो तो मैं भिजवा दूंगी। लेकिन तहसीन पूनावाला, ये सांप्रदायिक के जो टैग आप लोगों को बांटते फिर रहे थे, आज आप पर वो टैग लग गया। अब मैं पूछना चाहती हूं, अब इंडिया गठबंधन एक है तो विचार भी एक ही होंगे या लगभग एक होंगे। अब आप बीजेपी को सांप्रदायिक कहते हैं और सीपीएम आपको सांप्रदायिक कहती है, तो आप रोज जजमेंट में क्यों बैठ जाते हैं कि मत खोदो, ये मत करो? इस देश में तथ्यों से परहेज कौन कर रहा है?
नमस्कार नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत वाजिब सवाल आपसे पूछा, उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पॉलिटिक्स में एक दूसरे पे आरोप लगते हैं, वो बात एक है। क्या सीपीएम या कांग्रेस धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं? धर्म के नाम पे लोग मर रहे, दंगे हो रहे? जहां पर भी इस देश में धर्म के नाम पर दंगे होते, वहां पे दूसरी साइड पर या पॉलिटिकल दंगे होते, दूसरी साइड पे बीजेपी उनके समर्थक होते, चाहे फिर वो लेफ्ट के खिलाफ केरला में हो, चाहे फिर टीएमसी के खिलाफ वेस्ट बंगाल में हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में हो, दूसरी साइड पे बीजेपी के समर्थक होते। इसलिए बीजेपी को बड़ा झगड़ालू पार्टी कहा जाता है। अब 2 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में हाल में, एक संभल में, दंगे नहीं, दो घटनाएं हुई, एक संभल में जहां पे 4-5 मुसलमान बच्चे गुजर गए, और राम कुमार मिश्रा जी बहराइच में। दोनों जो ग्रुप के बच्चे गुजर गए वे सारे गरीब थे। एक भी बीजेपी वाले का नेता उस सड़क पे नहीं था। अगर धर्म खतरे में क्यों नहीं था, लेकिन वो दंगे नहीं लगाते, समाजवादी पार्टी के नहीं लगाते, इसके बच्चे नहीं है। ये बीजेपी वाले के बच्चे विदेश में जाते पढ़ाई करते। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। देश से एक सवाल पूछते, देश में आज मुद्दे क्या है? उत्तर भारत में, पूरे भारत में कैंसर का पेंडेमिक है, हार्ट अटैक का पेंडेमिक है, उत्तर भारत में पोल्यूशन की दिक्कत है। ये देश के मुद्दे या देश के मुद्दे है भाजपा जो डाइवर्ट करना चाहती? आपके टैक्स के पैसे से आपके साथ टैक्स टेररिज्म हो रहा है। मैं बड़े जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, टैक्स टेररिज्म हो रहा है। आपके टैक्स के पैसे लेकर आपको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। ये देश का मुद्दा है या देश का मुद्दा जो भाजपा कराना चाहती? भाजपा इसलिए मुद्दे निकाल रही है ताकि वो अकाउंटेबिलिटी से भागे और देश को डाइवर्ट करे। फिर से पूछ रहा हूं, अगर धर्म खतरे में, भाजपा के नेता के बच्चे क्यों नहीं है सड़क पर? चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो संभल हो, गरीब के बच्चे क्यों है? ये सवाल पूछिए आप। राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात देखिए, एक तो तहसीन पूनावाला ने इसकी स्वीकारोक्ति कर ली कि आज कांग्रेस कहीं भी विकल्प नहीं बची। ये पूछ रहे कि केरला में एक साइड में भाजपा होती है, टीएमसी के सामने भाजपा होती है, यूपी में भाजपा होती है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आज सब जगह है। इसलिए जहां कहीं भी विपक्षी दलों के सामने खड़ी होगी तो वहां भाजपा ही खड़ी होगी, एक पक्ष भाजपा होगी। कांग्रेस पार्टी अब कहीं पक्ष बचा नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कहीं खड़ी नहीं है। यह अच्छी बात है कि तहसील ने कम से कम अपनी बात को तुरंत ही रेक्टिफाई कर लिया, तुरंत ही स्वीकार कर लिया कि दंगा नहीं हुआ है। दंगा तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ करता था। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के भीतर अंतर्कलह जो थी, उसके कारण एक दूसरे के गुट के लोगों को निपटाने का वहां काम किया है। उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं, बाकायदा एफआईआर लेकर उनके चित्र जारी करके उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया ने भी कहा कि खुदाई करके नफरत निकालना है। बहुत आपत्तिजनक बयान है। खुदाई करके अगर शिवलिंग निकल रहा है तो इनको नफरत उससे क्यों होती है? अगर खुदाई से बावड़ी निकल रही है तो उससे इनको नफरत क्यों होती है? खुदाई से अगर हमारे सांस्कृतिक अवशेष निकल रहे हैं तो उससे इनको नफरत क्यों होती है? क्यों चिढ़ते हैं आखिरकार? आप सनातन संस्कृति के चिन्हों से क्यों चिढ़ते हैं? यह भारत की आत्मा में है, भारत की जड़ में है। इसलिए कहां कहां से इनको मिटाएंगे? ये तो स्वयं प्रकट होकर के सामने आ जाएंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया को इससे चिढ़ होती है, तहसीन पूनावाला को इससे चिढ़ होती है। ये चिढ़ क्यों करते हैं भाई? ये तो भारत के मूल में है ना। आप जहां भी देखेंगे भारत में आपको इसके प्रमाण प्रकटीकरण मिलेंगे ही मिलेंगे। भदौरिया जी, जवाब दे दूं? देखिए, कमाल का बात है, सोच का फर्क देखिए। हमने बोला चलिए हम सब मिलके खोदते हैं और नफरत को दफनाते हैं, तो क्या कर रहे हैं? खोदने में शिवलिंग की जगह नफरत बोले। वाह प्रभु, मान गए आप लोग। प्रभु को, हर बात को प्रभु से जोड़ देते हो। आप ही ने कहा ना, हर खोदने में प्रभु से जोड़ नफरत देते हो। निकालते हैं। आपकी मानसिकता शिवलिंग है। निकला है, आपकी आप कह रहे हैं नफरत निकली है। आप शिवलिंग को नफरत कह रहे हैं। हम कुछ कह रहे हैं, आप भारतीय संस्कृति के चिन्हों को नफरत कह रहे हैं। आप बावड़ियों को नफरत कह रहे हैं। मत लाया करो। प्रभु राजनीतिक विषय नहीं हमारे लिए। प्रभु के आचरण को, आदर्श को अपनाने वाले लोग हैं। हमने कहा चलिए दोनों मिलकर खोदते हैं और नफरत को उसमें गाड़ देते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? नफरत देश से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि देश विश्व गुरु वाला देश है। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना। सवाल अनुराग भदौरिया जी पूछा जाएगा। जब आपको संभल की चिंता होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन गोपाल मिश्रा की चिंता नहीं होती, तो पूछा जाएगा सवाल कि क्या सिर्फ खुदा को मानते हैं या फिर प्रभु को भी? सवाल पूछा जाएगा आपसे। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जब ये सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं सांप्रदायिक ताकतें। सवाल ये है कि तथ्यों से परहेज। बार बार कहते हैं खुदाई हो रही है, मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं। कौन सा मस्जिद है जहां खुदाई हुई है? कहां पर खोजा जा रहा है? हर चीज कोर्ट के ऑर्डर से होती है, तब भी इनको दिक्कत क्यों होती है? ये बात है कि ये नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है? और क्या अगर हिंदू संस्कृति के अवशेष मिले तो वाकई दिक्कत का विषय है?
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट के लिए? नवके जी, सबसे पहले तो ये कि आपने एक बड़ा आसान सा सवाल पूछा जिसका जवाब अगर आता तो शायद अच्छा रहता, लेकिन जब जवाब नहीं सूझता है तो स्तरहीन टिप्पणियां आती हैं। और मुझे तो इतने दिनों से मैं आपके साथ डिबेट में हूं, मुझे तो नहीं लगा कि आपकी हिंदी इतनी कमजोर है कि अनुराग भदौरिया की आपसे बहुत अच्छी हिंदी हो। लेकिन अच्छा, अगर अनुराग भदौरिया को बहुत भ्रम है तो वो भी भ्रम हिंदी वाला दूर कर लेना चाहिए। दूसरा ये है कि एक सवाल तो ये है कि किस मस्जिद को खोदा गया, मैं उससे आगे का सवाल पूछ रहा हूं। एक भी कोई ऐसी जगह बताइए जहां विवादित मस्जिद न हो और हिंदू उसके सामने खड़ा हो, चाहे न्यायालय के सामने चाहे उस मस्जिद के सामने। ये सवाल पूछ रहा हूं, बता के जाइएगा अगर सचमुच आपके ध्यान में कुछ होगा। दाएं बाएं मत कीजिएगा, बेईमानी मत कीजिएगा, बौद्धिक बेईमानी मत कीजिएगा। अब एक जरूरी चीज, 1851 बॉम्बे पारसी मुस्लिम दंगा, 1857 मुंबई पारसी मुस्लिम दंगा, 1862 हिंदू मुस्लिम दंगा, 1917 हिंदू मुस्लिम दंगा, 1918 फिर से दंगा होता है उसी तरह का, 1920-21 में मालाबार से लेकर कितने 10,000 हिंदू मारे गए, जाने कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। 21 मार्च 1910 हिंदू मुस्लिम दंगा, वो पेशावर का था, उसको छोड़ देते हैं। 1921 1922 बंगाल पंजाब मुल्तान दंगे ही दंगे हिंदू मुसलमान। यहां 1925 तक हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। ये कौन से बौद्धिक बेईमान है जो कहते हैं कि दंगों के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी होती? भाजपा तो खैर 1980 में बनी, लेकिन जनसंघ संघ सबकी बात मैं कर रहा हूं। और ये बेईमानी बंद करनी चाहिए। राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये लगातार इस तरह की बेईमानी करते हैं और इस बेईमानी में कम्युनल होने का जो मूल चरित्र है, जो उसका बेसिक है, उसको छिपाने की कोशिश होती। और मैं फिर कह रहा हूं, संभल में जो कुछ हो रहा है इसको आप जरा ध्यान से देखिए। न्यायालय का आदेश था, आप उसके खिलाफ जा सकते थे, ऊपर की अदालतें थी, और सर्वे से किसको दिक्कत हो सकती है? और उससे भी आगे जाइए तो अगर सांसद के ऊपर 5-5 महीने से बिजली चोरी करके जलाने का आरोप हो तो जाने कब से ये चोरी हो रही है। और अगर संभल बिजली चोरी का प्रदेश का सबसे बड़ा अड्डा बन गया हो तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण, हमारी पुरानी विरासत अंदर दबी हुई है। अगर मान लीजिए कि ये सर्वे अभी योगी जी न कराएं, अगर बावड़ी मिल गई और कल को वहीं कुछ लोग दब के मर जाएं, कुछ घर उसी में टूट कर गिर जाएं, नीचे से पानी भर जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तब फिर यही लोग कम्युनल एक्ट करेंगे और कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इसलिए नहीं करवा रही है क्योंकि वहां पर मुस्लिम रहते थे। ये बेईमानी जरा बंद करनी चाहिए। बिल्कुल, और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। भदौरिया जी, आ रही हूं आपके पास, लेकिन अविनाश पांडे का वाराणसी से सवाल है। अखिलेश जी और पूरा विपक्ष अगर मंदिर मस्जिद विवाद पर इतनी चिंता है तो वो बातचीत की पहल कर समझौता क्यों नहीं करवाते? सीधे एक पक्ष को गलत बताकर मुद्दे से क्यों भागते हैं? दीपक यादव का बेगूसराय बिहार से सवाल है, क्या बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व अब आरएसएस की राय नहीं सुनता और उससे अलग रुख अपनाता है? छाया सोनी का शहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है, विपक्ष ये बताए कि जब रामचरितमानस के पन्ने फाड़े जा रहे थे, जब हिंदुत्व को डेंगू मलेरिया कहा जा रहा था, तब क्या सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ रहा था? जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव। जवाब देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि ये खुदाई, ये संस्कृति, ये हमारी विरासत, कौन सी विरासत? पहले तो ये बताइए कौन सी विरासत? सती प्रथा की विरासत, बाल विवाह की विरासत, देवदासियों की विरासत? कौन सी विरासत? कौन सी साइंस, कौन सी टेक्नोलॉजी पिछले 1000 साल में? क्या इन्वेंशंस हैं आपके? जिस कमरे में, स्टूडियो में मैडम आप बैठी हुई हैं, वहां पे एयर कंडीशनर, कैमरा, प्लास्टिक, सनमाइका, वुडवर्क से लेकर के फ्लोरिंग तक, कौन सी विरासत और कौन सी इन्वेंशन भारत ने करी है? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं। और सबका कोई ना कोई इतिहास होता है। आप गौरवान्वित फील करिए जब आप रूस को देखते हैं, जैसा अनुराग भदौरिया ने कहा, और कैंसर की एक वैक्सीन बनती है। यह कहा जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर हर 2 में से 1 आदमी को इस देश के अंदर कैंसर होगा, क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स इत्यादि का उपयोग करते हैं, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डिबेट्स और डिस्कशंस और प्रोग्रेस के बजाय प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े राज्य के, खुदाई में लगे पड़े हैं। साहब, वोट डालो, हमारी विरासत, हमारी प्राइड, हमारी। आपकी कोई प्राइड नहीं है, आपका कोई एजुकेशन नहीं है।
बड़ी मुश्किल से रोकी गई सती प्रथा इस देश में, यह आपकी विरासत है। आप थोड़ा शर्मिंदा फील करिए। और उसके बाद भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हम पीसफुली कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आप अपने लिए कह सकते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, ये आपके निजी विचार जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस देश में हर किसी को अपना तय करना पड़ेगा कि वो गौरव कहां से पाते हैं। आपके लिए ये गौरव का विषय नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है, हमारे लिए है, हमारी विरासत हमारे देश की गौरव है, मेरे लिए भी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हाथ उठा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ऑब्जेक्शनेबल लगता है। विवेक श्रीवास्तव जी अपने बारे में कह सकते हैं क्या? सारे देश के लोगों के बारे में कह सकते हैं कि उनके लिए गौरव का विषय नहीं है? दुनिया को नविका जी, विवेक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, शांति से सुन रहा था। अब 2 मिनट चुप हो जाइए। जी जी। विवेक श्रीवास्तव जी ने एकदम स्पेसिफिक जो सती प्रथा और दूसरा कहा कि हमने खोजा क्या, कौन सी विरासत, इन दोनों को मैं बस एक एक लाइन में जवाब देता हूं। एक तो ये कि विवेक श्रीवास्तव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब आजकल ये थोड़ा दिखने में किम जोंग उन की तरह दिखने लगे हैं, नॉर्थ कोरिया वाले तानाशाह की तरह, लेकिन उस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए, उस तरह की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये बचना चाहिए। नॉर्थ कोरिया अच्छी कंट्री है, ये उससे बचना चाहिए। क्यों? जब आप सती प्रथा कहते हैं तो सती प्रथा जहां मुगल आक्रांता आए वहां राजपूतों में सती प्रथा चली, वही सती प्रथा थी जिसको लेकर कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने देश के हर हिस्से। अब आप चुप रहिए, एक मिनट पूरा करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। उन्होंने इसको फ्रॉड हिस्ट्री बर्बाद किया और कहा ये हमारे ही बीच के हिंदू समाज सुधारकों ने सती प्रथा को बंद कराया, नंबर 1। अब नंबर 2, ये ज्यादा बड़ा है और इसको अभी जितने लोग नविका जी आपका शो देख रहे हैं वो ध्यान से सुने, दोबारा विवेक श्रीवास्तव जैसी बौद्धिक बेईमानी कोई नहीं कर पाए। आज 23 दिसंबर है। 22 दिसंबर 1887 को इस देश में एक व्यक्ति हुए थे, श्रीनिवास रामानुजन अयंगर, दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ में से माने जाते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस में उनका कोई जोड़ नहीं है। नंबर थ्योरी के वो जनक माने जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज के जनक माने जाते हैं, और उनके आगे दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं पैदा हुआ जो उनको गणित में चुनौती दे सके। और विवेक श्रीवास्तव को शर्म आ रही, शर्म आपको अपने ऊपर आए। हमारे पुरखों की विरासत समृद्ध है, हम दुनिया को देने वाले हैं, और मैं आपको नाम बता रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं। एक आदमी ढूंढ के लाए 150 साल में, कमाल कर दिया, कमाल कर रहे हैं। आपको लग रहा है एक ही आदमी था? मैं पूछना चाहती हूं कि एक ही आदमी था इस देश की विरासत में। राकेश त्रिपाठी जी, मुझे लगता है विपक्ष होना सही काम होता है, लेकिन विपक्ष में रहकर एक तरह से मानसिक संतुलन खो जाना वो क्या सही है? क्या आज विवेक श्रीवास्तव जी यही नहीं दिखा रहे? विवेक श्रीवास्तव की बात तो निश्चित तौर पर खौलाने वाली है। ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, भारत की धरती पर रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत की आबो हवा में जिएंगे, और भारत के संविधान के तहत दिए गए इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके भारत की धरती पर ही थूक देने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि भारत ने कुछ दिया नहीं, पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम जिसने किया है, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के और भारत में लोकतंत्र दुनिया में सबसे पहले स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो भारत ने किया है। लेकिन आज ये कह रहे हैं भारत ने दुनिया को दिया क्या है? भारत ने दुनिया को देखने की दृष्टि दी है। भारत ने चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, क्या सुश्रुत हो, क्या चरक हो, आपको किस क्षेत्र में बताएं? आपको अभ्यास हो गया कि आपने राइट ब्रदर से वायुयान को सीखा है, आप कुछ नहीं है, को नहीं आप अपनी कहानियां बंद करिए। इतिहास पढ़ा, आपकी सारी शिक्षा ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की है, वामपंथी इतिहासकारों ने आपको दबाया गया कर दिया। ये आपकी विरासत है। जाकर के पढ़ो जरा ऋग्वेद को, जरा सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, भारत के सत्य सनातन संस्कृति को जरा पढ़ो और जानो। जानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, और मूर्खता का प्रदर्शन आकर के आपकी वर्ण व्यवस्था की विरासत को नहीं मानता। देश के लोगों आज सारे दर्शक समझ गए हैं कि आपके लिए नॉर्थ कोरिया ही आपका एग्जाम्पल है। मैं सारे दर्शक समझ गए हैं। मैं सिर्फ लाइटर नोट पे कह दूं, आजकल फ्लाइट टिकट्स पर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप टिकट खरीदना चाहें तो संपर्क कर लीजिए, कहीं पर कोई ना कोई दिलवा देगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी 20 सेकंड फिर से
ये विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अच्छा अलग अलग क्षेत्रों का बताइए। अब फिर मैं पुराना बताऊंगा तो 1887 19वीं, तो ये परेशान हो जाएंगे, पढ़ते लिखते हैं नहीं। अच्छा चलिए आज का सुनिए, तीन हिंदुस्तानी इन्वेंशन बता दो। 10 साल में 3 इन्वेंशन बता दो। इंदिरा नुई, निकेश अरोड़ा, जयश्री। अरे वो कुछ नहीं, वो वहां के देशों में जाकर के उनके सिस्टम में काम कर रहे हैं। अपने देश का बताओ, आगे सुनिए, अपने देश में बताओ यहाँ बैठ के किया क्या है। बहुत अच्छी बात, बहुत हिंदू मुसलमान की लड़ाई के अलावा कुछ करा है पिछले 10 साल में? एक इन्वेंशन बता दो 10 साल में। देश में एक भी ढंग का व्यक्ति नहीं होने दिया। आपके देश की विरासत है जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, कास्टिज्म, ये आपकी विरासत है। ये आपने इनहेरिट किया है, ये यहाँ पे पढ़ाया गया था। ये अच्छा, ये यहाँ पर पढ़ाया गया था। तो तहसीन पूनावाला, आपसे भी सवाल पूछूंगी। अगर विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ यही पढ़ाया गया था, तो 1947 से लेकर 2014 तक यही पढ़ाया गया था यहाँ पर, इसलिए भारत पीछे है और विवेक श्रीवास्तव का सर जो है चंद से झुका चला जा रहा है। मैं ये किस तरह की बात कह रहे हैं? आपको लगता है एक भी गौरवशाली चीज नहीं हुई है भारत के लोगों से, भारतीय लोगों से? ये किस तरह की है? क्या आप लोग पार्टनर रहेंगे इंडिया अलायंस में तो इस बात पर भी मुंह पर जिप कर कर बैठे रहेंगे? नाविका जी, आपके शो के शुरुआत में आपने जिनका एक सज्जन का, विवेक भाई अगर मैं अपनी बात रख दूं, अगर आप इजाजत दे तो, आपने एक सज्जन का बाइट चलाया आपके शो के शुरुआत के अंदर। वो सज्जन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट, हर्षवर्धन जी सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते, सुप्रीम कोर्ट ने उस सज्जन को पुल अप किया, आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी। जब नाविका जी हम सबके परिजन कोविड से त्रस्त हो रहे थे, उस आदमी ने ये एडवर्टाइज किया कि कोविड का उसने क्योर निकाला है, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको अपॉलॉजी मांगनी पड़ी। आज वो सज्जन देश को सिखा रहा है। देखिए नाविका जी, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, मैं इसमें कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन भविष्य के लिए हमें कैसा देश बनाना है? क्या हमें भविष्य में ऐसा देश बनाना है जिसमें नफरत हो, जिसमें लोग लड़े, या हमें एक ऐसा देश बनाना है जो दुनिया के साथ कॉम्पीट कर सके? आज सबसे ज्यादा मंदी भारत के अंदर आ रही है, हमारा इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा है, आज हमारे पास टैक्स टेररिज्म हो रहा है, आज हमारे पास कैंसर का पेंडेमिक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हार्ट अटैक का पेंडेमिक है। आप एक एक वीडियो देखो, लोग जिम के अंदर, न्यूज चैनल्स के अंदर, सब जगह पे हार्ट अटैक आ रहा है। सरकार इस पे कौन सी मीटिंग करी? आप मुझे बताएं। इन मुद्दों को आप कीजिए, कोई आपको बंद नहीं करा, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे, मुझे नाविका जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बांग्लादेश में एक एनजीओ बांग्लादेश चला रहा है, प्लान बी क्या है भारत सरकार का बांग्लादेश में? आपको बताया ना उन्होंने, कोई प्लान भी नहीं। सीरिया में हमारी इन्वेस्टमेंट है, इनको इन मुद्दों पे बात ही नहीं करनी है, इसलिए हिंदू मुसलमान और नाविका जी एक लास्ट नहीं, तो संभल पर सबसे ज्यादा बात कौन कर रहा था? पार्लियामेंट को कितना डिसरप्ट किया है विपक्ष ने, क्या इसका हिसाब कोई देगा? एक मजाक मैं भी कर लूं, पार्लियामेंट की बात करता हूं। पार्लियामेंट में 50,000 का बंडल मिला तो अपने जो लाखों रुपए लगते पार्लियामेंट को चलाने को बंद कर दे, लेकिन मजाक में कर दूं। विवेक भाई, टिकट मत खरीदना, टिकट खरीदोगे उसमें जीएसटी लगेगा, जीएसटी पे सेस लगेगा, सेस के ऊपर टैक्स लगेगा, और टैक्स के बाद आप फिर भी आपको बताया आपसे एक्सटॉर्शन होगा, उसके ऊपर भी टैक्स लेगी सरकार, फिर फॉग हो जाएगा और फ्लाइट टेक ऑफ नहीं, और उसमें भी टैक्स लगेगा, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, पब्लिक पूछ रही है, विष्णु दत्त भुवनेश्वर से पूछ रहे हैं, पीएम मोदी और बीजेपी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, मगर संभल अलीगढ़ में जो दिख रहा है क्या वो एक तरफा नहीं है? संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, अचानक मोहन भागवत सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के आदर्श कैसे बन गए हैं? इसका जवाब दे दीजिए। पहला सवाल का तो मैं ले लूंगी राकेश जी से, पर मोहन भागवत जी आजकल आपके आइकॉन बने हुए। हर्षवर्धन, पहले मैं 2 मिनट हर्षवर्धन जी की बात। हर्षवर्धन जी ने कहा 1857 में, 1862 में, 1917 में, 1918 में, 1920 में, 1910, 1925 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। आप भूल गए सरकार किसकी? तब कौन था? तब यहां अंग्रेजों का राज था। वो नफरत की राजनीति करके सत्ता पे बैठे हुए थे, हमें आपको लड़ा के आराम से सत्ता कर रहे थे। आज किसकी सरकार है? वही काम वही सरकार कर रही है जो अंग्रेज कर रहे थे, हमें लड़ा के, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ा के सत्ता पाके मौज में थे। आज वही सरकार बदली है, लेकिन आचरण कहां? आज आप भी तो नफरत की राजनीति हो रही है। मुजफ्फरनगर में अंग्रेज थे, मुजफ्फरनगर की जब दंगे हुए थे तो अंग्रेज थे। भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया गया था। भदौरिया जी, मुजफ्फरनगर में अंग्रेज आए थे। हाँ, मुजफ्फरनगर में। हाँ, अरे मैं आपसे देश में, मेरी बात सुन लीजिए, तो मैं आपसे पूछा संभल में कैसे हो गया? मैं यहाँ बहराइच में कैसे हो गया? बताइए, कासगंज में कैसे हो गया?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगातार जिस तरह के दंगे देखने को मिल रहे हैं, 4-4, 5-5 बच्चों की मौत हो जाती है और जांच अभी तक रिपोर्ट आ गई क्या? जांच रिपोर्ट आ गई क्या? बहराइच की जांच रिपोर्ट आ गई, संभल की जांच रिपोर्ट आ गई। जो महीने भर तक जांच की रिपोर्ट ना आ पाए तो आप समझ सकते हो ना कितनी इफिशिएंट यहाँ पे सरकार है। इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, लगातार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। नविका जी, अनुराग भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। अनुराग भदौरिया जी ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। अंग्रेज थे 1947 के पहले तक वो हिंदू मुसलमान लड़ाते थे। 47 के बाद 80 के दशक तक इस देश में दंगे सबसे ज्यादा होते रहे। वो 2013 वाला समाजवादी पार्टी के शासन का छोड़ दीजिए तो 80 के दशक तक ये देश सिर्फ दंगों के लिए जाना जाता रहा। गुजरात में जब तक 1995 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, हर दूसरे चौथे दंगे होते थे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक बड़ा दंगा हुआ, उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में कोई राज्य ऐसा नहीं जहां हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हुए। इसका मतलब अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू और मुसलमान को बटाकर बांटकर लड़ाती थी। ये वही चीज है जो तथ्य के तौर पर इनके सामने आ रही है। अब ये लगातार बोलेंगे क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर खुद तमाचा मार लिया है। अब ये मत बिल्कुल, और पब्लिक भी यही कह रही है। रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, संभल में खुदाई से जो परेशान हो रहे हैं वो आज तक वक्फ के अवैध कब्जे पर कभी कुछ क्यों नहीं बोले? ये सवाल जरूरी है और ये सवाल जब जनता पूछती है तो सबके मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? भूपेश पांडे का पटना से सवाल है, भागवत जी के बयान के बाद भी जारी कार्रवाई से देखकर क्या ये माना जाए कि बीजेपी और हिंदू समाज पर अब संघ की पकड़ पहले जैसी नहीं रही? पहले तो तहसीन पूनावाला आप 30 सेकंड में जवाब दीजिए कि वक्त पर चुप्पी क्यों साध लेते? कोई चुप नहीं है। बस सरकार एक बिल लाना चाहती है, बिल इंट्रोड्यूस करे, बिल के प्रावधान बताए। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसका हेयरकट कौन करेगा? उसकी कौन सी पार्टी में क्यों चर्चा करे? दूसरी चीज जो आरएसएस मासूम है। नहीं बिल्कुल कितने मासूम है? मैं पूछ रही हूँ कि वक्त जब कब्जा कर लेता है मैं उसी पर आ रहा था। आप बिल पर चले जाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। आज बहुत से लोग सरसंघ चालक के बयान पर सवाल पूछ रहे हैं। अब बीजेपी मुक्त है आरएसएस से या फिर सब जगह उनका डिक्टेट चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत में तो हमेशा से मुंडे मतरि भिन्ना, हमेशा विद्वानों के बीच में अलग अलग प्रकार के मत रखे जाते रहे और किस परिस्थिति में, किस कॉन्टेक्स्ट में, मोहन भागवत जी ने कहा है उसको एक गलत कॉन्टेक्स्ट में उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत निश्चित तौर पर पूरी दुनिया भर के सामने एक मॉडल है कि हम कैसे सहअस्तित्व के साथ रह सकते हैं और यह सहअस्तित्व तब तक ही चलेगा जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक होगा। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, उदाहरण संभल का देख लीजिए कि कैसे वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हुआ और संभल की परिणति किस रूप में सामने आई है कि वहां शिवलिंग को दबा दिया जाएगा, वहां हनुमान जी की मूर्ति को ढक दिया जाएगा, वहां कुओं को पाट दिया जाएगा, हमारी सांस्कृतिक विरासत को धूल दूषित करने का प्रयास किया जाएगा। जहां जहां पे हिंदू कमजोर हुआ है, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहां वहां सहअस्तित्व की भावना समाप्त हो जाती है। आज पब्लिक का सवाल यही है, खोदने से क्या देश का गौरव निकल रहा है या खोदने से इस देश में सौहार्द खोदा जा रहा है? आप किस तरफ हैं इस डिबेट के? देश किस तरफ जाए, कैसे देखे, आप जरूर लिखकर भेजिएगा, क्योंकि पब्लिक जो है पब्लिक ही तय करेगी आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस डिबेट में शामिल होने के लिए तमाम पैनलिस्ट का और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।